जनाब काजी तो इमदाद काजी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कि आप दोस्तों ने मौका दिया, टाइम निकाला ताकि हमारी कुछ बातें आपके साथ हो सके। मैं सबसे ज़्यादा जाम बशीर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वक्त ब वक्त वो राब्ते में रहते हैं और हमारा पार्टी का आर्गन सुर्ख परचम वो भी आप दोस्तों तक पहुँचाते हैं। और मैं अल्लामा इकबाल साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जगह मुहैया की और ये मौका दिया कि हम आप दोस्तों से मिलें। बाकी दोस्तों के साथ साथ मैं अपने सीनियर सियासी कारकुन और रहनुमा मूसा सईद साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज की इस महफ़िल में मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, हकीकत ये है कि हमारा मुल्क जो है वो कायम होते ही एक ऐसे बुनियाद उसकी बन गई कि जिसके नतीजे में आज तक हम भुगत रहे हैं। और वो बुनियाद ये है कि पाकिस्तान को एक मज़हबी रियासत बनाया गया और उसके मज़हब के बुनियाद पर तस्वर होने की वजह से उसको एक हमेशा अनसिक्योर, गैर महफूज और आवाम को भी महसूस कराया गया कि पाकिस्तान एक इनक्यूबेटर में है। जिस तरह बच्चा जो है ताज़ा पैदा होता है वक्त से पहले, तो उसको एक इनक्यूबेटर में डाला जाता है जो डॉक्टरों की निगरानी में हो। इसी तरह इस मुल्क के लिए भी ये तस्वर तख्लीक किया गया कि इस मुल्क के अंदर फ़ौज ताकतवर होनी चाहिए, वही सिक्योरिटी इदारा पाकिस्तान को बचा सकता है। और सिक्योरिटी इदारे को ताकतवर रखने के लिए और उस सिक्योरिटी इदारे से अपने मकासद पूरे करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जस्ट लाइक ये उनके किरायकश बन गए दुनिया के मुख्तलिफ मामलात में, उसको महफूज रखने के लिए कि अंदरूनी मुल्क कोई मज़ाहमत न हो, तो उन्होंने समाजी इदारे, माशी इदारे और सियासी इदारों को बनने नहीं दिया। हद ये हो गई कि मुस्लिम लीग जो उनकी पाकिस्तान की तख्लीक़कार थी और हमारे जनरलों की समझो कि उनकी एक तर्जमान थी, उसमें भी कभी कोई इख्तलाफ हुआ तो उसको भी टुकड़े किया। जमात इस्लामी जो हमेशा उनके पैरोल पर रही, उसमें भी अगर इख्तलाफ राय बना तो उसके भी टुकड़े किया। तो ये उस सिक्योरिटी स्टेट और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो शुरू से दुनिया में आइसोलेट होता गया, मुख्तलिफ बहरानों का शिकार होता गया। इस वक्त दुनिया की सूरत हाल अजीब व गरीब हो गई है कि जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार में एक साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, दूसरा नया साम्राज्य उभर रहा था, अमेरिका। इस वक्त भी दुनिया के अंदर अमेरिका की मईशत ज़वाल पजीर है और उसकी जगह लेने के लिए तेज़ी से चीन कोशिश कर रहा है। तो उसके नतीजे में दो तीन तज़ादात जो है वो तेज़ी से उभरे हैं और ये पस मंज़र समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तानी रियासत का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल में क्या फ़ैसला होगा, क्या रुख होगा, किस तरफ मुल्क को ले जाएंगे। चीन कंज्यूमर गुड्स बेचता है, उसके पास कोई भी हाई टेक नहीं है। अमेरिका हाई टेक बेचता है। चीन खुद अमेरिका से असला ख़रीदता है, जबकि अमेरिका कहीं से असला नहीं ख़रीदता, पूरी दुनिया को असला बेचता है। लेकिन चाइना की मार्केटिंग ज़्यादा होने की वजह से अमेरिका के मुकाबले में उनकी मईशत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने गालबन 2010-11 में ये तज्जिया दिया था कि 2025 से 30 के दरमियान दुनिया में पहली नंबर मईशत जो अमेरिका की है और दूसरी नंबर मईशत जो जापान की है, ये दोनों डाउन हो जाएंगी। पहली नंबर मईशत चाइना की होगी, दूसरे नंबर पर इंडिया की होगी। और चाइना ने वो दूसरी नंबर मईशत को तो आज से 3 साल पहले 18 मई पीछे छोड़ दिया और अब वो अमेरिकी मईशत के बराबर में खड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साम्राज्य का पुलिसमैन आज भी अमेरिका है। चीन कोशिश कर रहा है कि ये पुलिसमैन का किरदार हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं।
साम्राज्य है क्या, मैं थोड़ा सा इस दरमियान में कह के जाऊँ कि पहले साम्राज्य मुल्क होते थे जिसमें सन्नती सरमाए के तिजारत के लिए नौ आबादियाँ तलाश की जाती थी और उन नौ आबादियों में उनका फर्निश गुड भी पहुंचाया जाता था और साथ ही उनको रॉ मटेरियल भी बाहर से मिलता था। लेकिन आज जो है वो दुनिया जितना सनती फर्निश गुड्स दुनिया में बेचते हैं उससे ज़्यादा सरमाया बेचते हैं और आज सरमाया इन्वेस्ट हो रहा है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ कि 2020 और 2021 ये 2 साल हैं जिसमें दुनिया की मईशत क्राइसिस नहीं बल्कि रिसेशन में गई। क्राइसिस उसको क्या कहा जाता है जो कुछ अरसे के लिए आए, रिसेशन उसको कहा जाता है जो मुस्तकिल हो जाए और पैदावार स्टेगनेंट हो जाए। तो ये रिसेशन में चला गया। लेकिन मार्च 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री तबाह हो गई, एयरलाइन इंडस्ट्री तबाह हो गई, बेशुमार इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, इवन कंज्यूमर इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन जो सरमाया यानी मालियाती सरमाया अपनी मार्केट में जहाँ लग रहा था तो इस अरसे में उसने वॉल स्ट्रीट पर मौजूद 10 कंपनियों ने अपने असासों में, अपने एसेट्स में कोई ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा किया। तो इस वक्त साम्राज्य जो है वो मालियाती साम्राज्य है और मालियाती साम्राज्य उसको कहा जाता है जो सनत तजारत में लगे बैंक का सरमाया, तो वो मालियाती सरमाए की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो अमेरिका उस मालियाती साम्राज्य का पुलिसमैन है। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को उस सतह पर पहुंचने न दिया जाए। तो अमेरिका को अंदाज़ा है और तारीख में हम देख चुके हैं कि मैरीन रूट पर जिसका कब्ज़ा है वही दुनिया का पावर बनता है, वही साम्राज्य बनता है, पुलिसमैन बनता है। तो पहले ज़माने में सोवियत यूनियन के मुकाबले में अमेरिका के मुकाबले में सोवियत यूनियन आया और सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद, रद्द इनकलाब के बाद रशिया ने अपने तमाम जो मैरीन रूट पर फौजी अड्डे थे वो सब बंद कर दिए, सवाए एक के जो लेबनान, शाम, इसराइल के नुक्कड़ पर था जहाँ से नहर सुएज़ की तरफ जहाज उठते हैं, उस एक को बचा के रखा, बाकी छोड़ दिए। तो अमेरिका अपने आप को सुपर समझने लगा और उन्होंने दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो कहना शुरू कर दिया। अब जब चाइना मैदान में आया है और उन्होंने वन बेल्ट वन रोड डिक्लेयर किया तो फिर अमेरिका की आंखें खुली कि ये चाइना किस तरफ जा रहा है। अब दुनिया में कई सारे ममालिक में समंदर के किनारे जो ममालिक हैं वहाँ पर चाइना ने अपने बाहरी अड्डे बनाए हैं और फौजी अड्डे हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको वहाँ से भगाया जाए। पिछले दिनों आपने देखा अभी तक वार चल रही है यमन में। यमन की वार इस वजह से है कि यमन में 62-63 में ऑयल एक्सप्लोर हुआ था, जो कम होते होते 2003 तक जो जीडीपी का 33% था वो कम होकर कोई 2-3% रह गया था। तो उन्होंने चाइना को ऑयल एक्सप्लोरिंग के लिए बुलाया और उन्होंने 2005 में काम शुरू किया और 2010 तक उसकी प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया कि वो फिर 35% तक पहुंच गया। तो उन्होंने अदन पोर्ट के साथ एक नया पोर्ट बनाने के लिए चाइना को ठेका दिया और वो पोर्ट ऐसी जगह पर है जहाँ पर समंदर जो है वो कुल 15 किलोमीटर चौड़ा है। अब अमेरिका को खतरा है कि ये यहाँ से ब्लॉक कर सकता है दुनिया को, तो इस वजह से कशीदगी और बन गई। चाइना के लिए अमेरिका ने रास्ता रोका कि इसको यहाँ से गुजरने ही न दें, इसका रास्ता ही बंद कर दें। तो फिर उस तरह की उन्होंने हिकमत अमलियाँ बनाई और वो हिकमत अमली बनाई कि जनूबी चीनी समंदर जिसमें कोई 150 के करीब जज़ायर हैं, उस पर जापान ने किसी ज़माने में कब्ज़ा किया था, वो सेकंड वर्ल्ड वार में ख़त्म हो गया। चीन ने कहा हमारे हैं, जापान ने कहा हमारे हैं, ताइवान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का दावा है कि ये हमारे जज़ीरे हैं। चाइना को जाने नहीं दे रहे थे। अब चाइना उनकी सर्वे करने के लिए ऑफशोर जो है कोई उन्होंने सर्च की जिसमें उनको पता चला कि वहाँ पर तेल गैस के बहुत ज़खायर हैं।
तो उन्होंने उसके साथ एक मसनूई जजीरा बना लिया है। लेकिन अमेरिका ने इन ममालिक के साथ मिलकर एक मुआहदा किया जो डिफेंस पैक्ट है, जिसका नाम है क्वेट, और वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का इधर से यानी उस मसनूई जजीरे से वहाँ तक ताल्लुक़ न बने, और इसकी गुज़रगाह जो है जो बहर हिंद से बहर अरब से गुज़र कर ऑस्ट्रेलिया के किनारे जो बहर जनूबी चीनी समंदर में जाता है, शंघाई पोर्ट पर यह रास्ता ब्लॉक किया जाए। तो वहाँ पर वो आए दिन फ़ौजी मशक़ें करते रहते हैं। उन फ़ौजी मशक़ों के नतीजे में चीनी जहाज़ों का गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो चाइना ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, वो था ग्वादर का, क्योंकि जब उनका लातीनी अमेरिका से जहाज़ निकलता है तो उसको शंघाई पोर्ट तक पहुंचने में 19,500 किलोमीटर तय करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो फासला बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और एनर्जी बच जाएगी, और उस तरफ से जो वो हमारे लिए रुकावटें हैं उससे भी जान छूट जाएगी। तो पाकिस्तान से उन्होंने मुआहदा किया जिसको सीपेक कहते हैं, जिसमें ग्वादर भी आ जाता है। तो अमेरिका ने ग्वादर को सबोटाज करने की कोशिश की। अब ये जो इनके दरमियान इख्तलाफात और तजादात बढ़ रहे हैं, उनका शाखसाना है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो तब्दील की गई है। और ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो सीपेक का एग्रीमेंट था या चीन से ताल्लुकात थे, ये ताल्लुकात कोई नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी या नवाज लीग की पॉलिसी नहीं थी, ये जनरलों की पॉलिसी थी। तब ही उसमें कंटिन्यूटी थी, वरना हमारे यहाँ रवैया रहा है कि एक पार्टी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है अपनी गवर्नमेंट में, उसकी गवर्नमेंट चली जाए, कोई दूसरी आए तो उस प्रोजेक्ट को वही छोड़ देते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी यही इस वजह से थी। जरदारी की गवर्नमेंट में चाइना से सीपेक के लिए MOU साइन किए गए, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उनको प्रैक्टिकलाइज किया गया और सरमाया आ गया $65 बिलियन का, जो अब तक कहते हैं कि कोई 20 या 22 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में फ़ौज की जैसे ही क़यादत की तब्दीली हुई तो जनरल बाजवा को वाशिंगटन बुलाया और पेंटागन में इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर उसको मिला तो हमें ख़दशा महसूस हुआ कि पाकिस्तान में अयूब खान को गार्ड ऑफ ऑनर मिला था पेंटागन में, और उन्होंने पाकिस्तान को सीटो, सेंटो, RCD और अमेरिका के एक तुफैली रियासत में मुब्तला कर दिया। फिर ज़िया-उल-हक को पेंटागन में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। ज़िया-उल-हक ने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसके असरात अब भी हम भुगत रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने जंग की। तो अब बाजवा साहब को जो गार्ड ऑफ ऑनर मिला है वो भी यकीनन किसी बड़े टास्क के लिए मिला है, और बाद में वो चीज़ें वाज़ेह हुई कि क्या क्या टास्क हैं, जिसमें एक टास्क कहा जा रहा है कि यही था कि चीन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को रोका जाए और उन्हें यहाँ से भगाया जाए। जिस तरह सूडान में डारफोर में चाइना ने तेल और गैस निकाला और उसकी मार्केटिंग की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ सिविल वार शुरू हुई, और उस सिविल वार के नतीजे में रेफरेंडम हुआ, और UNO ने के निगरानी में रेफरेंडम में क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, और फैसला आया कि डारफोर सूडान से अलग होगा। तो उसके सदर ने हलफ लेते वक्त पहली स्पीच में कहा कि यहाँ पर चाइना के जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो सूडान की गवर्नमेंट के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे, लिहाजा वो जाए और सूडान से बात करे, हमारे इलाकों से निकल जाए। तो इसी तरह उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि चाइना को यहाँ से भगाया जाए, और बाजवा ने उनके साथ वायदा किया कि ये तब हो सकता है जब मेरी पसंद की या मेरे अरेंजमेंट से पाकिस्तान में गवर्नमेंट कायम हो, और उसी अरेंजमेंट के नतीजे में इमरान खान की पाकिस्तान में गवर्नमेंट कायम हुई। और उन्होंने आते ही 3-4 ऐसी बातें की। पहला, उन्होंने कहा कि सीपेक की इंक्वायरी कराई जाएगी, एग्रीमेंट को ओपन किया जाएगा। दूसरी बात कि इसराइल से कब तक हम लड़ते रहेंगे। तीसरी बात कि आइन में वो शिक तब्दील करनी चाहिए जिसमें मेंबर असेंबली को हलफ देना पड़ता है ख़त्म नबूवत का। अब
अब ज़ाहिर है अमेरिका से वायदा करके आए थे तो चीज़ें तो कुछ करनी थी, दिखानी थी। तो ये बातें करने के बाद उन्होंने अपने ही परवरदा लोगों को खड़ा कर दिया और वो धरना देकर बैठ गए इस्लामाबाद में कि ये बदलने नहीं देंगे। तो अमेरिका से कहा कि क्या है, मजबूरी है, नहीं कर सकते। इसराइल के मामले में भी यही हुआ, गए उर्दन के पोर्ट पर जाके उतरे। हमारे इतलात ये हैं कि ISI का DG और पाकिस्तान की कौमी सलामती का मुशीर ये उर्दन गए, एयरपोर्ट पर उतरे, जहाज़ 3 दिन पाकिस्तान का खड़ा रहा। कोई इतला नहीं मिली कि उन्होंने उर्दन में किससे मुलाकात की। बाद में किसी वेस्टर्न मीडिया एजेंसी ने ज़ाहिर किया कि वो इसराइल गए थे ये मिन्नत करने के लिए कि भाई कुछ अर्सा हमें मोहलत दी जाए तो मामला आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान से वो कुछ कराया। और अमेरिकन गवर्नमेंट का पाकिस्तान के मुतल्लिक हमें उस वक्त से नज़र आ रहा था जब परवेज़ मुशर्रफ की बुक आई जिसमें उन्होंने कबूल किया कि हम डबल गेम खेलते हैं। तो हमने महसूस किया कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। तो उनका एजेंडा का एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस सतह पर पहुंचाया जाए कि सवाए IMF, वर्ल्ड बैंक या उन मालियाती साम्राज्य इदारों की इमदाद के वो एक हफ़्ता भी चलने के काबिल न हो, और वो इमदाद आलमी मालियाती साम्राज्य की अमरीकी सिफारिश के बगैर न मिले। सऊदी अरब भी अगर कोई इमदाद दे तो अमरीकी सिफारिश के बगैर न दे। और उसका नतीजा है कि इस हुकूमत ने वो पॉलिसियाँ अख्तियार की कि माफियाज को खुली छूट दे दी और पाकिस्तान मकरूज़ हो गया। ताज़ा इतलात ये हैं जो नवंबर की 10 तारीख तक हैं कि पाकिस्तान में जब से कायम होने के बाद कर्जा लिया गया तो टोटल कर्ज का हजम 2018 में इस हुकूमत कायम होने से पहले 23,000 अरब रुपया था, और इस 3 साल में वो कर्जा बढ़कर 50,000 अरब रुपए तक पहुँच गया। और जो वो कर्ज मिलता है इस मुल्क को चलाने के लिए, उसमें स्टेट बैंक के किसी साबिक गवर्नर का एक इंटरव्यू छपा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रियासत के रोज़मर्रा के मामलात चलाने के लिए 8 अरब रुपए रोज़ाना के बुनियाद पर कर्ज ले रहा है। इसकी मानी पाकिस्तान को उस सतह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाने के वक्त हिकमत अमली अख्तियार की गई थी कि माशी तौर पर ये इतनी क़ुव्वत हासिल न करे कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। उस सतह पर पहुँचा दिया। अब तजादात की चाइना और अमेरिका की नोयत यहाँ तक पहुँच गई है कि चाइना समझ गया कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के आने के बाद ग्वादर का मामला हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पर ईरान में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब पाकिस्तान तो दावा करता है कि हमारी समंदर से गहरी दोस्ती है, आसमान से ऊंची दोस्ती है, लेकिन चीन पाकिस्तान के जनरलों को देख चुका है बर्मा में। अरकान मुसलमानों की जो स्टेट है जहाँ से 4 लाख लोग जो है माइग्रेट करके बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उन अरकान स्टेट में जो सबसे बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर चीन की इन्वेस्टमेंट है, तेल और गैस उन्होंने निकाला है। उसको सबोटाज करने के लिए मुसलमानों की वहाँ एक तंजीम बनी है जिसका नाम है अरकान साल्वेशन आर्मी। अरकान साल्वेशन आर्मी वहाँ लड़ाई लड़ रही है, और अरकान साल्वेशन आर्मी का जो सरबराह है गुफ्तगू जारी है, इस वजह से बाद में हाथ मिलाते हैं। तो अरकान साल्वेशन आर्मी का जो आइडियालॉग है उसका नाम है मौलाना कुद्दूस अरकानी, और ये कराची के इब्राहिम हैदरी का इलाका है जहाँ पर ये इनकी कॉलोनी है। तो मौलाना कुद्दूस अरकानी आइडियालॉग है उस उन मिलिटेंट्स का जो बर्मा में अरकान में लड़ रहे हैं, और उनका जो कायद यानी कमांडर है वो भी कराची में पैदा हुआ है और वो उसको लीड कर रहा है। तो अब अगर और ये बांग्लादेश के इंटेलिजेंस इदारों ने जब ये 4 लाख लोग वहाँ महाजर होकर पहुँच गए
तो इंक्वायरी की कि ये झगड़े की बुनियादें क्या हैं, ये बुद्धों और मुसलमानों में क्यों झगड़े इतने हो रहे हैं। तो उसमें ये बात आई कि एक पाकिस्तानी तंजीम है जो वहाँ पर इस बात को हवा दे रही है और उनकी ट्रेनिंग ISI के ट्रेनिंग कैंप्स में। ये बांग्लादेश के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है। तो चाइना को ये पता था कि अगर अराकान में जब हमारी अच्छी दोस्ती चल रही थी तो उस वक्त ये वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट को फ्लॉप कर रहे थे अमेरिका के पैसे से। तो अब जब यहाँ पर दबाव है तो क्या होगा। तो उन्होंने 400 अरब डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन चाइना उसमें भी फंस गया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका बैठा होता तो चाइना के लिए आसानी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ माइंस खोली भी, रेलवे ट्रैक भी पहुंचाया, जिससे उसकी जो है वो चीज़ें आने जाने लगी। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान को बिठा के उन्होंने एक नया खेल का सेटअप बनाया, और वो ये है कि सिटीज़ में तालिबान की गवर्नमेंट, और ये हमेशा रिकॉर्ड रहा है, तारीख मानती है कि जो भी हुकूमत आई है उनके शहरों में हुकूमत रही है, देहात में नहीं रही। तो सरहदी इलाकों में उसकी हुकूमत ही नहीं होगी, तो वहाँ पर दाइश, अल-कायदा और ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इसी तरह ताजिकिस्तान वाली मूवमेंट, उज़्बेकिस्तान वाली मूवमेंट, ये सब जो है वहाँ पर अपने अपने इलाकों में जैसे ही अमरीकी इशारा होगा तो इंसर्जेंसी शुरू कराएंगे। और ये ख़तरा पाकिस्तान के लिए भी मौजूद है, और अमेरिका की दोस्ती पर अगर कोई भरोसा करता है तो उस जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है, और चीन को ख़तरा है कि मेरे साथ ज़्यादा मामलात होते हैं। अब अगर चाबहार से चीन अपना माल ले जाता है बजाय ग्वादर के, तो अफ़गानिस्तान से उसको लाजमन गुजरना होगा, उसकी डायरेक्ट ईरान के साथ सरहद नहीं मिलती। और जब वो अफ़गानिस्तान से गुजरेगा तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें गुजरने नहीं देंगे, और चीन का इसमें अंदेशा है कि पाकिस्तान इसमें भी शायद अमेरिका से कोलिब्रेट करे। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, जिसमें जो इनको लाने वाले हैं, उनके अंदर एक नई सिलसिला जुम्बानी या अंदर एक गुफ्तगू चल रही है, और वो गुफ्तगू यह है कि क्या पुरानी पॉलिसी अख्तियार की जाए कि हम अमेरिका के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, इनके साथ डबल गेम भी करेंगे, इनके साथ डबल गेम भी करेंगे, और दूसरी राय यह है कि नहीं, अब इसको बदलना चाहिए। हमें दिफाई तौर पर, माशी तौर पर इन्हिसार अमेरिका से है, लिहाजा हमें उस तरफ जाना चाहिए, उनका एतमाद हासिल करना चाहिए। ये हमारे फ़ौजी क़यादत ने पिछली जो सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू थी लास्ट मरतबा, उसमें खुलकर इसका इज़हार किया। जबकि कहा जाता है कि ISI इस हिकमत अमली को मान नहीं रही। इस वजह से आपने महसूस किया होगा कि TLP से मुज़ाकरात हो रहे थे बाजवा साहब के, तो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे ISI के। अब ये दोनों इस इख्तलाफी नुक्ते नज़र तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान तारीख़ में पहली मरतबा इस इंस्टीट्यूशन जो इतना ताकतवर हो चुका है उसके अंदर इख्तलाफात बढ़ गए। ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, लेकिन फ़ौज के अंदर इस तरह तज़ाद नहीं आया। जनरल बाजवा की प्रमोशन के बाद और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बाद इस पूरे अरसे में फ़ौज से कितने अफसर निकाले गए। हम एविडेंस के तौर पर सिर्फ एक बात रख सकते हैं कि मरियम ने जो टेप जाहिर की, मरियम नवाज़ ने, तो किसी ने पूछा कि भाई आपने कहाँ से हासिल की, तो उन्होंने कहा कि जिन फौजियों को ज़बरदस्ती निकाला गया है और उनका पंजाब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उनको हमने 1 करोड़ रुपया फंड दिया, उसके बदले हमने ये टैक्स हासिल किया। इसकी मानी पाकिस्तानी फ़ौज में यह भी हुआ कि जिनको निकाला गया वो अब अदालतों में आ गए। और ये रवायत रही है कि अगर फ़ौज की प्रमोशन हो जाए, जूनियर जो है उसको प्रमोट किया जाए, तो उसे सीनियर लोग रिटायरमेंट लेकर चले जाते हैं कि हम अपने जूनियर को सैल्यूट नहीं करेंगे। लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि जब जनरल बाजवा का प्रमोशन हुआ तो इससे सीनियर बंदे ने रिटायरमेंट नहीं की, और फिर उसके साथ क्या हुआ वो भी सामने है।
تو اب اس ادارے کے اندر تضادات اور ملک کی معاشی کیفیت اس سطح تک پہنچے تو پاکستان کے حالات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں مزید خراب ہونے کی طرف جائیں گے. اور خاص طور پر ابھی سعودی عرب سے اور IMF سے جو نیا پیکیج سائن ہوا ہے اس کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کہ ملک میں مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید عام آدمی کے لیے مشکل صورتحال بنے گی. حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بننے دیے، نہ سوشل نہ اکانومک، لیکن لوٹ مار ایسی رہی ہے کہ جہاد بزنس ہو یا صوبوں کے وسائل ہوں وہ یہ کھا جاتے ہیں. وہ ایک مرتبہ اسما جہانگیر نے کسی ٹی وی ڈبیٹ میں کہا تھا کہ سیاستدانوں کی کرپشن کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، جب جنرلوں کے کرپشن کی باتیں کھلیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا فرق ہے اس میں. تو وہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. اور ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ملک کے 3 صوبے کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ابھی وہاں پر علیحدگی کی تاریخیں تیز ہو چکی ہیں. خود پنجاب کے اندر سرائیکی وسیب سینٹرل پنجاب کے ساتھ جس طرح تضاد میں ہے، اس کو بھی اگر نظر میں رکھا جائے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ سمجھو کہ پاکستان سے نالا ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے وہ صرف ایک ہی راستہ وہ بنا رہے ہیں، وہ ہے مذہبی قوتوں کو استعمال کرنا. ویسے دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام جو جاگیرداری نظام سے ترقی پسند نظام تھا، جب وہ اجارہ داری کی منزل پر پہنچا تو وہ رجعت پسندی کی طرف جانے لگا، اور جب سامراجی شکل میں آیا تو وہ مکمل طور پر رجعت پسند ہو گیا. آج انڈیا میں امبانی اور اڈانی جو ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے گورنمنٹ لائے ہیں، یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جس کے خلاف انقلاب فرانس کے وقت وہاں کا سرمایہ دار لڑا تھا، جن کو شکست دی تھی، اقتدار سے بھگایا تھا، قتل کیا تھا ان کو. اس کی معنی جمہوریت کا لالی پاپ اب بکنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب وہ مذہبی، برادری، مسلکی تضادات کو ابھار رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ تضاد اتنا شدید کر دیا گیا ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف دیوبندی تو دوسری طرف بریلوی، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ملک میں ہر آدمی اتنا انسیکیور ہو گیا ہے کہ کسی کو احمدی کر کے مارا جاتا ہے، کسی کو شیعہ کر کے مارا جاتا ہے، اور کسی کو ایتھیسٹ یا کافر کہہ کے مارا جاتا ہے، بلاسفیمی کا الزام لگا کے. ہر آدمی ایک انسرٹنٹی کا شکار ہے. اور جو موجود پولیٹیکل پارٹیز جن کو روایتی سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں، ان کے پاس جو لیڈرشپ، پوٹینشیل لیڈرشپ تھی، وہ یا تو انہوں نے مار دی یا ان کو ملک سے بھگا دیا. آج سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے. میاں نواز شریف نے پچھلے دنوں جو نقطہ نظر اختیار کیا بہتر ہے، اچھا ہے. سپٹمبر میں یہ جلسہ ہوا جو گجرانوالہ میں، جس میں انہوں نے اکیوز کیا فوجی قیادت کو کہ لاسٹ انتخابات میں آپ نے یہ گڑبڑ کی ہے. اور سپٹمبر میں ہی ہماری پارٹی کا پرچہ آیا، سرکولر آیا کہ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ہمیشہ ہمارا نقطہ نظر رہا ہے کہ پاکستان میں آج تک جمہوریت نہیں ہوئی، کوئی صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ بھی نہیں ہوئے. اب اس سے کیسے شفاف جمہوریت کی طرف لے جایا جائے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ اقتدار کے پجاری کل کو پھر سودا کر لیں گے. تو یہ نقطہ نظر تو پاکستان کے ہر آدمی کا ہے کہ اقتدار اعلیٰ منتخب کرنے کا حق عوام کو ملنا چاہیے، لیکن وہ ان کے پاس ہے. اب پیپلز پارٹی کی صورتحال تو یہ بن گئی ہے کہ سندھ میں تو اس نے اتنا ریکارڈ خراب کیا ہے کہ کوئی لیفٹ کی پارٹی جو ہمیشہ ووٹنگ کے سلسلے میں عوام سے اپیل کرتی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، اب وہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ انتہا ہو گئی ہے. اور نواز لیگ کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا امیج بہتر کر دیا ہے جب میاں صاحب نے یہ اسٹینڈ لیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اب صورتحال بدل رہی ہے. اب جنرل باجوہ کے ساتھ اور معرفت امریکہ کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور جو نئی حکومت آئے گی وہ
उस एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दे देगी। इसकी मानी मौजूदा रवायती पार्टियां पाकिस्तान के अवाम की इस गैर जमहूरी इदारों से जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ इक़्तिदार में हिस्सा पति के लिए कोशिश कर रही है। और बाकी पार्टियों का क्या हाल है? तो ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि मज़लूम कौमों की जो तर्जमान कुव्वतें हैं और पंजाब के जो मेहनत कश तबके के नुमाइंदा कुव्वतें हैं, उनके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। उन्हें मिलकर इस मुल्क के अंदर जमहूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, तबकाती लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम देखते हैं कि बलूचिस्तान ने इतनी मरतबा लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी कामयाबी बहुत दूर है। पख्तूनों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई। सराइकी वसेब काफ़ी अरसे से चीख रहा है, लेकिन अभी तक मुनज़्ज़म भी नहीं हो पाया। और सिंध की सूरत हाल भी तकरीबन यही है। कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तान वाले वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, शोर उठा रहे हैं कि हमारे साथ धोखा भी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, लेकिन हर एक कौम दूसरी कौम से बैठने को तैयार नहीं है। मैं दूसरी बार अपनी सोशल मीडिया गुफ्तगू में बयान करता हूँ और उस महफिल में मौजूद लोग जिंदा हैं कि नवाब साहब का बेटा नवाब खैर बख्श मरी का, बालाच मरी का जब शहादत हुई तो हम फातिहा के लिए गए। तो मैंने नवाब साहब से अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब सेंट्रल पंजाब इफ्तिखार चौधरी के केस में जनरलों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। और कोई भी मुल्क के अंदर ऐसी लीडरशिप नहीं है जिस पर तमाम सूबों का ट्रस्ट हो। आप अगर निकलें तो सारे जमहूरियत पसंद आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उसके नतीजे में मुल्क में आमरीत से भी निजात मिलेगी, जमहूरियत भी होगी, और रियल जमहूरियत होगी तो कौमों को अपने हुकूक भी मिलेंगे। तो नवाब साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे और तमाम कौमों को और पंजाब के मेहनत कश को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी आपकी है, कम्युनिस्ट पार्टी, आप इकट्ठा करें। तो इस वजह से हम अपील करते हैं कि तमाम मजलूम कौमों और पंजाब के मेहनत कश तबके के नुमाइंदा और तरक्की पसंद कुव्वतों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी होगी। उसके नतीजे में इन कारोबारी जनरलों से हमें निजात मिलेगी, मुल्क के अंदर कोई जमहूरी प्रोसेस चल सकेगा, कौमों को कोई अपने हुकूक मिल सकेंगे, वरना ये सूरत हाल जारी रहेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर नज़रियाती सियासत पुख्ता हो। नज़रियाती सियासत इसी तरह कमज़ोर रहेगी तो हमारी अगर कोई थोड़ी बहुत नज़रियाती पार्टियां रह गई हैं जो अपना लेफ़्ट कहलाने का शरफ भी हासिल करती हैं, वो भी इनके साथ समझौता करेंगी, इन बुनियाद परस्त कुव्वतों के साथ समझौता करेंगी। और हम लेफ़्ट जितना पीछे हटते हैं, जितना अपना मोर्चा छोड़ते जा रहे हैं, उतना ये बुनियाद परस्त मजहबी शिद्दत पसंद कुव्वतें आगे बढ़ रही हैं। तो इस वजह से नज़रियाती सियासत को परवान चढ़ाना पड़ेगा। और जो नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट कुव्वतों को, कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को अपने स्टडी सर्कल्स चलाने पड़ेंगे, अपने कैडर को समझाना पड़ेगा कि लेफ्टिज़म क्या है, सोशलिज़म क्या है, तबकात क्या है, तबकाती जंग क्या है। इस मुल्क के अंदर तबकाती जंग के बगैर न जमहूरियत आ सकती है, न कोई मुनसिफाना माशी निज़ाम कायम हो सकता है। उसके लिए हमारी अपील है कि तमाम मुल्क के अंदर जो नज़रियाती लोग हैं उनको अपना फरीज़ा अदा करना चाहिए। गांव गोठ में, घरों में, हम सिंधी में कहते हैं चुल्ह मचाते हैं, यानी आग जलाते हैं, उसके ऊपर फिर सालन भी पकाते हैं, रोटी भी पकाते हैं, गिर्द लोग बैठे रहते हैं और ताज़ा ताज़ा रोटी निकलती है, सालन डाल के उसको देते जाते हैं। तो बच्चे भी बैठते हैं, तो बच्चा वो कोशिश करता है कि उस लकड़ी को पकड़े जिसमें आग है। तो वहाँ बैठे हुए लोग जो है उसको कोशिश करते हैं रोकने की। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो एक मर्तबा थोड़ी तकलीफ़ आ जाए तो सुधर जाएगा। नहीं, हमें पता है कि सुधरेगा नहीं, तो मासूम है, तो मासूम है। इसी तरह हम में से जो बाशऊर लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये आलमी तज़ादात, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जिहाद बिजनेस की ख्वाहिश और माल समेटने की ख्वाहिश हमें एक नई बर्बादी के दलदल में झोंकने वाली है। लिहाजा हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हर फर्द को किरदार अदा करना चाहिए।
हमें कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोकें, हिंदुस्तान से दुश्मनी से, अफ़गानिस्तान की दुश्मनी से, और ईरान खुद इनसे खौफज़दा है, चीन इनसे खौफज़दा है। ये सब कुछ हमारे किरदार अदा करने से ये मामलात होंगे। और आप देख चुके हैं कि अमेरिका से गहरी दोस्ती का नतीजा क्या निकला कि एक तरफ MQM खड़ी हो गई, दूसरी तरफ ये मजहबी दहशतगर्द तंजीमें खड़ी हो गई। अब अगर अमेरिका के साथ फिर पुराने जगर पर चलने का सिलसिला शुरू होता है तो ये ऐन मुमकिन है कि MQM कराची में फिर अपने शबाब पर पहुँचे और इस पूरी जमहूरियत को, सिस्टम को वो फिर जो है कैमोफ्लेज करें और उसको यरगमाल बनाएं। तो इस वजह से हम तमाम दोस्तों को कोशिश करनी चाहिए अपना रोल प्ले करें, नज़रियाती सियासत को तरवीज दें, नज़रियाती लिटरेचर कोशिश करें कि लोगों तक पहुंचाएं, स्टडी सर्विस चलाएं। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में हमने कुछ गुजारिशें रखी हैं, बाकी आप सवालात करेंगे तो उसमें ज़्यादा बाकी चीज़ें। डॉक्टर साहब मेहरबानी सी तो आगे वाली में सारे क्या हाल है? ठीक है, चलो सही क्या ठीक खैरियत है। तो टिक्की भी है सही आके वे ना सारी टिक्की है ना सही। अच्छा बस ये में की है चीनी या अलग नहीं बस ठीक और चाप पहुंची या